नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? विकल्प है पहला, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरा, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। तीसरा, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन को अगर देखते हैं, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। देखिए, पाठ में चित्र देने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि चित्रों के माध्यम से जो अमूर्त संकल्पनाएं रहती है उसको बच्चा जो है समझ पाए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर पहला होगा। देखिए, बाकी चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, तो ये तो चौथा तो गलत ही हो जाएगा। चित्र पाठ की शोभा ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका क्या होता है कि चित्रों के द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता हो बच्चों को। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। देखिए, जिसके माध्यम से हम जो है अभिव्यक्त करते हैं, खुद को जो है हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तो वैसा कौशल कौन सा है? देखिए, विकल्प है पहला, सुनना पढ़ना। दूसरा, सुनना बोलना। तीसरा, बोलना लिखना। चौथा, पढ़ना लिखना। तो देखिए, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आता है? जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, है ना, तो वो होता है बोलने और लिखने। हमारी मन की भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? तो बोलने के द्वारा, बोलकर या फिर लिख कर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन तीसरा जो है करेक्ट आंसर होगा, बोलना और लिखना। देखिए, इसी में एक क्वेश्चन अगर आता कि भाषा के ग्रहात्मक कौशल कौन है, तो देखिए, जिसके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। ये इंग्लिश पेडागोजी का भी क्वेश्चन है। देखिए, आपका जो भी हिंदी पेडागोजी में जो पढ़ रहे हैं वही इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है। केवल अंतर ये रहता है कि इसमें जो है हिंदी में लिखा रहता है, वही बात उसमें जो है अंग्रेजी में लिखा रहता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं रिसेप्टिव, एक होता है रिसेप्टिव स्किल, एक होता है प्रोडक्टिव स्किल। तो देखिए, यहाँ पे क्या लैंग्वेज के प्रोडक्टिव स्किल को पूछा गया है। तो लैंग्वेज का अगर अंग्रेजी में पूछते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है, तो देखिए, बोलना और लिखना, मतलब स्पीकिंग और राइटिंग। और उसी प्रकार यदि रिसेप्टिव स्किल बोलेंगे, जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? सुनना और पढ़ना। सुनने और पढ़ने के द्वारा हम किसी बात को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, ये तो था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा होगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिव स्किल की बात हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला विकल्प, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो देखिए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना होता है। दूसरा, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तो देखिए, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य होता है। तीसरा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो देखिए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य वर्णमाला को जो है क्रम से कंठस्थ करना ये नहीं होता है। वर्णमाला को, बच्चे को केवल वर्णमाला आना चाहिए, क्रम से आए ये जरूरी नहीं है। हम जो बड़े होने के बाद हम भी वर्णमाला के क्रम को क्या होते हैं भूल जाए रहते हैं। अगर अचानक कोई बोल दे कि आप वर्णमाला को जो है पढ़ो, अगर वो टीचर नहीं होगा तो जो है किसी भी व्यक्ति को वर्णमाला को क्रम से बोलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसको जो है वर्णमाला का क्रम याद नहीं रहता है, उसके बाद भी वो अपना जो है काम चला लेता है। तो देखिए, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। चौथा अगर देखते हैं, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो देखिए, ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए,
उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस बात पर निर्भर करती है? पहला, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। दूसरा, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तीसरा, समय व अवधि पर। चौथा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? यदि बच्चे को कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के पहले क्या किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। यदि हम विकल्प को देखें कि पहला विकल्प है हमारा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। यदि हम समस्या के कारण को ही नहीं जानेंगे और सीधा सीधा उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो जो है उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा क्या? नहीं होगा। उसकी सामग्री पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। दूसरा, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो यहाँ पे भी वही है कि भाषिक नियमों का ज्ञान है लेकिन समस्या के कारण की ही हमको पहचान नहीं है, तो भी हमारा उपचारात्मक शिक्षण जो है सफल नहीं होगा। उसी प्रकार के अगर समय व अवधि, ठीक है, अगर बच्चे को समस्या किसी अन्य कारण से है और हम कितना भी उपचारात्मक शिक्षण कर ले, हमको बच्चे की समस्या ही पता नहीं है, उसके कारण का पता नहीं है और हम उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं, तो वो जो है सफल नहीं होगा। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पे निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन चौथा जो है करेक्ट आंसर होगा कि हम निदानात्मक परीक्षण के द्वारा समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर ले, उसके बाद फिर उपचारात्मक शिक्षण करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए, अगर भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विकल्प है पहला, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। देखिए, आप ध्यान से सुनते जाइए कि क्या भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तीसरा, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। चौथा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। तो देखिए, कौन सा कथन उचित है? अगर हम विकल्प एक को देखें कि भाषा कौशल में अभ्यास की अपेक्षा जो है भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि हम चाहे जिस भाषा को हम लोग बोल पाते हैं तो वो उसको बोल के कैसे पाते हैं? वो अभ्यास के जरिए बोल पाते हैं, ना कि उसके नियमों के जरिए बोल पाते हैं। यदि किसी भाषा का हमको नियम का ज्ञान है, जैसे कि कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, ठीक है, अंग्रेजी के नियमों का ज्ञान होगा आपको, लेकिन आप अंग्रेजी एकदम से, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो आप अंग्रेजी एकदम अच्छे से बोल प्रवाहपूर्ण नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बोलने का जो है अभ्यास नहीं है। तो देखिए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती, ना कि नियमों की। एक जो है अनपढ़ आदमी जो कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, वो भी अगर अंग्रेजी परिवेश में रहता है तो वो अंग्रेजी बोल लेगा। यदि हिंदी परिवेश में रहता है तो हिंदी बोल लेगा, ठीक है, तेलुगु परिवेश में रहता है तो तेलुगु बोल लेगा। उसको नियम की जानकारी नहीं है लेकिन वो अभ्यास के जरिए बोल लेता है। तो देखिए, नियमों का ज्ञान ज़्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि अभ्यास जो है ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर विकल्प देखें, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, तो देखिए, केवल पढ़ना और लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सुनना बोलना इन कौशलों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्रम से ही सीखते हैं ऐसा वाला बात नहीं रहता है। सुनना और बोलना दोनों एक साथ होते रहता है, पढ़ना लिखना भी एक साथ होते रहता है, ठीक है। अब देखिए, चौथा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। तो देखिए, ये करेक्ट आंसर होगा। भाषा कौशलों के संदर्भ में देखेंगे तो भाषा के जो चारों कौशल है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? देखिए, एक जो है बहुसांस्कृतिक कक्षा है, उसमें हम भाषा शिक्षक है, तो हमको किस बात को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है? पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दूसरा, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। तीसरा, बच्चों को व्याकरण सिखाना। चौथा, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, ठीक है, मतलब उस कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले अलग अलग संस्कृति के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमको सबसे ज़्यादा भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को महत्व देने की आवश्यकता है? क्या हमको प्रत्येक पाठ को भली भांति समझा देने से
समझा देना ज़्यादा प्रभावी होगा, या व्याकरण सिखाना, या फिर स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए अगर चारों विकल्प में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा एक भाषा शिक्षक के रूप में। एक भाषा शिक्षक के रूप में जब बहुसांस्कृतिक कक्षा में बात करेंगे तो वहाँ पे बच्चों को जो है सबसे भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हमको देने की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी की कक्षा है उसमें जो हिंदीतर भाषी बच्चे, मतलब जो जिसको हिंदी भाषा बोलना नहीं आता है, जो हिंदी जिसका जो परिवेश है वो हिंदी भाषा नहीं है, वो उसके जो घर वाले दूसरे भाषा बोलते हैं। तो देखिए हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि अब देखिए उसका कारण क्या हो सकता है। विकल्प है, पहला प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, दूसरा वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, तीसरा हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है, चौथा हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो देखिए ये चारों विकल्प हो सकता है क्या। देखिए हिंदी बहुत कठिन भाषा है ये कहना पूरा गलत है ना, कि प्रत्येक मतलब अपने अपने लिए हर भाषा कठिन या हर भाषा सरल हो सकता है। जैसे कि हमारा अब अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हमारे लिए हिंदी भाषा बहुत सरल है, लेकिन कोई जो है विदेश का होगा उसके लिए हिंदी भाषा कठिन हो सकता है। तो देखिए मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए भाषा जो है अलग अलग होता है। तो देखिए हिंदी बहुत कठिन भाषा ये तो गलत ही होगा। तीसरा विकल्प देखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, तो ये भी गलत हो सकता है ना, कि देखिए हिंदीतर भाषी बहुत बच्चे जो है हिंदी सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें रुचि का भाव नहीं रहता है। देखिए दूसरा वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ये भी गलत है कि मन लगाकर सीखते। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जबकि जो हिंदी भाषी बच्चे रहते हैं वो हिंदी आराम के साथ सीख जाते हैं। क्यों, तो देखिए यहाँ पे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखना कारण नहीं है। तो देखिए पहला अगर विकल्प को देखें कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, यही कारण है कि हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो। अगर हम अंग्रेजी की कक्षा में प्रायः अंग्रेजीतर भाषी बच्चे बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी जिसका परिवेश जो है अंग्रेजी नहीं है, जिसके माता पिता अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी सीखने में समस्या होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी उसकी अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा की संरचना में अंतर होगी, है ना। चाहे ये केवल एक हिंदी भाषा की बात नहीं है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर उस भाषा का परिवेश जो है बच्चे के पास नहीं है तो उसकी मातृभाषा और अगर किसी अन्य भाषा को सीखना है तो देखिए दोनों भाषा में संरचना में अंतर होता है, जिसके कारण बच्चे जो है दूसरे की भाषा को सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो कौन सा होगा, विकल्प एक जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। देखिए बोलने के कौशल में कौन सा महत्वपूर्ण है, पहला मधुर वाणी, दूसरा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, तीसरा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, चौथा अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो देखिए अगर चारों विकल्प को देखें तो सबसे हमको सटीक आंसर कौन सा लग रहा है। देखिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो ये जरूरी नहीं है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण जरूरी रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है, मधुर वाणी भी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अगर हम विकल्प 2 को देखें, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो देखिए बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है संदर्भ को साथ लेके चलता है और स्थिति के अनुसार अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति माना जाता है। इसलिए बोलने कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संदर्भ के अनुसार और स्थिति के अनुसार अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा न पाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। देखिए प्रतिकूल मतलब विपरीत है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के विपरीत है। देखिए क्या बोला है कि एक समावेशी कक्षा में,
कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, मतलब विपरीत है? पहला देखते हैं विकल्प है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। देखते जाते हैं। दूसरा विकल्प, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल अगर हम देखते जाते हैं, विकल्प पीछे से देखते जाते हैं कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, तो ये तो करेक्ट है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, तो ये भी करेक्ट है। मातृभाषा को हम लोग जो है इसी के जरिए सीखते हैं, हमारा परिवेश में मातृभाषा हम का प्रयोग हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और खुद भी करते हैं और उसके बाद सीख जाते हैं। तो देखिए, ये भी करेक्ट है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगर हम पहले विकल्प को देखें कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये कहना एकदम सही नहीं हो सकता। कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, विपरीत है कि व्याकरण के नियम सिखा देने से बच्चों का जो भाषा विकास शीघ्रता से हो जाएगा, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका होगा पहला, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ये भाषा शिक्षा के सिद्धांत के विपरीत है, उल्टा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कहानी सुनाने से। देखिए, कहानी सुनाने से अब क्या होगा? पहला, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दूसरा, बच्चे प्रसन्न होते हैं। तीसरा, बच्चे कक्षा में एकाग्र चित्त होकर शांत बैठते हैं। चौथा, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो देखिए, अगर चारों विकल्पों में देखें तो कहानी सुनाने से क्या होता है, कहानी को हम अपनी पाठ्य पुस्तक में क्यों शामिल किए रहते हैं? तो इससे जो है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा विकल्प 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? देखिए, बच्चों का जो लेखन कौशल है उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला, सुंदर लेख का अभ्यास। दूसरा, अपने अनुभवों को लिखना। तीसरा, श्रुत लेख। चौथा, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखिए, करेक्ट अगर विकल्प को देखते जाते हैं, नीचे से देखते जाते हैं कि पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो देखिए ये लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। श्रुत लेखन ये जो है इसमें केवल शुद्ध रूप से लिखने का जो है पता चलता है, इससे लेखन कौशल का जो है सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। ठीक है, आप बोलोगे उसको बच्चा लिखेगा, खुद से स्वयं से लेखन कौशल जो है, लेखन कौशल मतलब स्वयं से कुछ लिख पाना है ना, वो वहाँ पे उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। अगर दूसरा को देखते हैं, अपने अनुभवों को लिखना, तो ये बेहतर तरीका हो सकता है। अगर पहला देखते हैं सुंदर लेख का अभ्यास, तो ये भी बहुत बेहतर तरीका नहीं होगा मूल्यांकन का। सबसे बेहतर तरीका अगर इन चारों विकल्पों में देखें तो क्या होगा कि अपने अनुभवों को लिखना जो है सबसे लेखन कौशल का मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, एक भाषा शिक्षक है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? विकल्प देखते हैं। पहला, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। दूसरा, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। चौथा, भाषा संसाधनों का अभाव। तो देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास क्या होती है? भाषा संसाधनों का अभाव। ये जरूरी नहीं है ना, सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे पास विकल्प 1 देखिए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही होती है कि जो बहुभाषी कक्षा रहते हैं उसके लिए किस प्रकार से उचित रणनीति तैयार किया जाए, ये भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक। देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक, देखिए भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक पहला विकल्प देखिए अनावश्यक है। दूसरा, एकमात्र संसाधन है। तीसरा, साध्य है। चौथा, साधन है। तो देखिए, भाषा शिक्षण में जो पाठ्यपुस्तक होती है वो एकमात्र संसाधन है, ये गलत है ना। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक साधन
होती है, एकमात्र संसाधन है ऐसा नहीं है ना। इसके पाठ्य पुस्तक के अलावा भी बहुत सारी संसाधन हो सकती है जिसके माध्यम से भाषा शिक्षण का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, एक साधन है। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य साधन हो सकते हैं। अगला देखते हैं, करेक्ट आंसर इसका होगा चौथा। देखिए यहाँ पे विकल्प 2 दे दिए है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे मैं गलती से कर डाला हूँ, ये इसका आंसर होगा चौथा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये एकमात्र संसाधन नहीं रहता, मात्र नहीं रहता, एक संसाधन नहीं रहता तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साधन दिया है, एकमात्र संसाधन नहीं होता है भाषा शिक्षण के लिए, केवल पाठ्य पुस्तक से द्वारा भाषा सीखा जा सकता है ऐसा नहीं है ना। पाठ्य पुस्तक एक साधन है या एक संसाधन है, एकमात्र संसाधन नहीं है जिसके द्वारा भाषा शिक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा भी अन्य संसाधन होती है। तो देखिए इसलिए इसका करेक्ट आंसर चौथा होगा। अगला देखते हैं, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। विकल्प है, पहला गृह कार्य देना अति आवश्यक है, दूसरा गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, तीसरा बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, चौथा गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो देखिए अगर इसमें सबसे उचित आंसर देखें तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, गृह कार्य, तीसरा विकल्प को देखिए, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, करेक्ट आंसर होगा। चारों विकल्पों में सबसे उपयुक्त आंसर की बात करेंगे तो तीसरा विकल्प जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा शिक्षा है उसके संदर्भ में जो है कौन सा कथन हमारा यहाँ नीचे में दिया है वो असत्य है, गलत है। पहला, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा से में परिमार्जन कर लेंगे। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। चौथा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए विरोधाभास भाषा सीखने में सहायक नहीं होता। अगर हम लोग देखें कि पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प तीनों भाषा शिक्षा के संदर्भ में सही है, लेकिन चौथा विकल्प जो है भाषा शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि यहाँ लिख दिया है विरोधाभास, है ना। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, ये गलत है ना। विरोधाभास सहायक नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।